हेलो जी, नमस्कार। विश यू ऑल अ वेरी वार्म वेलकम। वेल, इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के सिलेबस का, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में दो चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जो हम आज शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरा है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अपने आप में ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय इट। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, एनसीईआरटी की खूबसूरत बात यह है कि जब भी कोई यूनिट शुरू होता है तो उससे पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बारे में कुछ साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड में, उनके बारे में तो ये जानना भी ज़रूरी है ना। सो इसके बाद फिर धीरे धीरे चैप्टर का फ्लो जो है वो बनता है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखें, क्लास 12th की यूनिट नंबर 9 है, जिसमें कि दो चैप्टर्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है जी। चलिए, जिस दार्शनिक का, फिलोसोफर का जिक्र किया है बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत में, वो है रेने डेस्कार्टेस, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट रहे हैं 17th सेंचुरी के। सो यहाँ पे एनसीईआरटी आपको थोड़ा सा ये बताती है कि रेने डेस्कार्टेस के टाइम से ही इंसान में ये एक जिज्ञासा रही है कि किस तरह से जो नेचुरल साइंसेस हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, उनकी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और बेहतर कैसे बना सकता है। मतलब फ्रॉम द नॉलेज टू द ह्यूमन वेलफेयर, चाहे फिजिक्स की नॉलेज रही है, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की। सो देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एवर सिंस द डेज ऑफ रेने डेस्कार्टेस, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर रहे हैं, मैथमेटिशियन भी, बायोलॉजिस्ट भी 17th सेंचुरी के, all the human knowledge, especially natural sciences, were directed to develop technologies which add to creature comforts of human lives as also value to the human life। एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। सो मैंने खूबसूरत सी स्लाइड्स भी बनाई आपके लिए, बिकॉज अगर हम सिंपल टेक्स्ट पढ़ते हैं ना तो कई बार वो चीज़ें थोड़ी सी बोरिंग हो जाती हैं। ठीक है जी। ये पूरे का पूरा पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एक वर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच, ऑल नॉलेज डायरेक्टेड फॉर ह्यूमन लाइफ। जितना भी ज्ञान हमारे पास इकट्ठा हुआ, हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया कि इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और बेहतर कैसे बना सकता है। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच का मतलब हो जाता है ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है जी। तो ये ओरिजिनल लाइंस हैं जो एनसीईआरटी ने दी हैं। यहां पे आप उन लाइंस का सिंपल मीनिंग देख पा रहे हैं, और फिर मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेशन आपके लिए रखा है उसका। इत्मीनान से एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन को समझेंगे। एवर सिंस द डेज ऑफ रेने डेस्कार्टेस, द फ्रेंच फिलोसोफर, मैथमेटिशियन एंड बायोलॉजिस्ट ऑफ 17th century, all human knowledge, especially the natural sciences, they were directed to develop those technologies which can add to the creature comforts of human lives as also value to human life। सादी भाषा में अगर हिंदी में अनुवाद करूं तो रेने डेस्कार्टेस के समय से वैज्ञानिकों ने प्रकृति के बारे में प्राप्त ज्ञान का उपयोग ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक बनाने में किया जो इंसानों का जीवन अधिक सुखद, आरामदायक और बेहतर बना सके। देखिए, हम जानते हैं सक्सेसफुल फीडिंग एंड ब्रीडिंग आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिंदा रहना है, ब्रीड करना है, अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करने हैं, और फिर खुद मर जाना है। नेचर हमसे और क्या चाहता है? यही तो दो चीज़ें हैं। तो इसी के लिए हम अपने जीवन को आरामदायक बनाना चाहते हैं। एनसीईआरटी कहती है द होल अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना बिकेम एंथ्रोपोसेंट्रिक। प्राकृतिक घटनाओं और प्रकृति को समझने का पूरा दृष्टिकोण जो था वो ह्यूमन सेंट्रिक हो गया, मतलब मनुष्य पर ही आधारित, मनुष्य केंद्रित हो गया।
लोग प्रकृति का अध्ययन इस उद्देश्य से करने लगे कि उससे मनुष्य को क्या लाभ हो सकता है। नेचर को अगर स्टडी करें, नेचुरल साइंसेस को स्टडी करें, तो भाई हमें क्या फायदा है उस चीज का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, they gave rise to engineering, technologies, industries which all worked for the human comfort and welfare। मतलब फिजिक्स से प्राप्त जो नॉलेज थी हमारे पास, केमिस्ट्री से प्राप्त जो नॉलेज थी, उसी के कारण आगे डेवलप हुई, मशीन्स डेवलप हुई, टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, ऑल ऑफ विच वर क्रिएटेड टू इंप्रूव द ह्यूमन लाइफ एंड वेल बीइंग, राइट ना। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे बायोटेक्नोलॉजी की तरफ। तो ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट एनसीईआरटी ने कहा कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले से ही इंसान जो है उसने ऐसी तकनीक बनाना शुरू कर दिया जिससे कि इंसान की जिंदगी जो है वो और बेहतर हो सके। अब मुख्य रूप से हमें चाहिए क्या भाई, हमें जिंदा रहना है तो भोजन चाहिए। बायोलॉजीज यूटिलिटी क्या है इंसान के लिए, इट इज अ की फूड सोर्स। हमें भोजन चाहिए, बेसिक फ्यूल चाहिए सेल के लिए, एनर्जी के लिए, जीवित रहने के लिए, राइट नाउ। सो बायोटेक्नोलॉजी, द साइंस फॉर द बेटर लाइफ, फ्रॉम बायोलॉजी टू बेटर टुमारो। अच्छा, ये बायोटेक्नोलॉजी कोई नई चीज नहीं है। आज से अगर हम सैकड़ों साल पीछे भी जाएं तो इंसान बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता आया है बिना ये जाने कि उस बात के पीछे साइंटिफिक आधार क्या है। जैसे दही जमाने की बात कर लीजिए, कर्ड मेकिंग, या ब्रेड बनाने की प्रक्रिया आप ले लीजिए, या वाइन बनाने की प्रक्रिया हो गई, है ना। तो ये सब चीजें हम सदियों पहले से भी करते आए हैं। ये बायोटेक्नोलॉजी तो है। ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं इसे, ये कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग चीज है। वहां पे हमने सेल के स्ट्रक्चर को पढ़ा, हमने जेनेटिक्स को समझा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को समझा, हम जीन्स के बारे में जान पाए, जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, एंजाइम्स क्या होते हैं, और किस तरह से जेनेटिकली मैनिपुलेट करके हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना पाए, राइट। दैट इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। The basic principles underlying biotechnological processes and some applications are highlighted and discussed in this particular unit। ये सब एनसीईआरटी ने जो जो बातें कही हैं वो मैंने आपके लिए लिखी हैं। चलिए अब इन्हें पढ़ते हैं। The major utility of the biological world is as a source of food। Now what does it mean? One of the most important uses of living organisms, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों, फॉर ह्यूमंस इज व्हाट, क्या है सबसे बेहतर जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण इस्तेमाल है हमारे लिए, दैट इज दे आर प्रोवाइडिंग अस विद व्हाट, फूड। ये हमें भोजन दे रहे हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें इनसे मिल रही है, बट मुख्य रूप से तो भोजन मिल रहा है। द बायोटेक्नोलॉजी, the 20th century offshoot of modern biology। तो बायोटेक्नोलॉजी को आप एक 20th सेंचुरी की कह दीजिए, जो 20वीं शताब्दी की ऑफशूट ब्रांच निकली है, इसने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल दिया। इट चेंज्ड आवर लाइफ, आवर डेली लाइफ, बिकॉज इट्स प्रोडक्ट्स ब्रॉट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ एंड फूड प्रोडक्शन। सो सिंपल लैंग्वेज में समझें, बायोटेक्नोलॉजी जो कि डेवलप हुई है मॉडर्न बायोलॉजी से ही ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, इसने बदल दिया है। इट हैज ग्रेटली चेंज्ड आवर लाइव्स बाय प्रोड्यूसिंग यूजफुल प्रोडक्ट्स दैट इंप्रूव्ड आवर हेल्थ केयर एंड फूड प्रोडक्शन। ऑफशूट का मतलब क्या होता है? अ ब्रांच और डेवलपमेंट अराइजिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम वैक्सीन्स बना पा रहे हैं। रिसेंटली कोविड के टाइम पे आपने कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में सुना है ना। सो सिर्फ वैक्सीन नहीं, एंटीबायोटिक्स बना पा रहे हैं, हम एंजाइम्स बना पा रहे हैं, हमने जीन्स को मैनिपुलेट करा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं विच आर अंडरलाइंग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सम एप्लीकेशंस, दे आर हाईलाइटेड इन दिस यूनिट। तो एनसीईआरटी कहती है कि ये वाला यूनिट जो आपने पढ़ना है क्लास 12th के सिलेबस का बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें मुख्य रूप से क्या क्या, आप तो एक तो प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे इसमें, द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हाउ द बायोटेक्नोलॉजी वर्क्स, what is recombinant DNA technology, what is cloning, what are restriction enzymes,
क्या क्या टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही हैं, बायोटेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और फिर हम जानेंगे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स का इलाज कर सकते हैं? क्या बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स बना सकते हैं? राइट, हम पढ़ेंगे जब सेकंड चैप्टर की बात करेंगे कि बीटी कॉटन जो है वो कैसे बनाया गया और कितना सक्सेसफुल है वो इस समय इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में। और ऐसे ही हम नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल है बायोटेक्नोलॉजी का, मेडिसिन में इस्तेमाल है बायोटेक्नोलॉजी का, और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो ये यूनिट शुरू होने से पहले जो पहला पैराग्राफ था वो मैंने डिस्कस करा आपके साथ। उसके बाद एनसीईआरटी फिर आगे बढ़ती है और एक इस तरह का पैराग्राफ जो है आपके सामने आ जाता है जहां पे आपको हर्बर्ट बॉयर के बारे में एंड एक और साइंटिस्ट हैं स्टैनले कोहेन, इनके बारे में कुछ शुरुआती जानकारी, एक इंट्रोडक्शन मिलती है। तो क्या ये पढ़ना जरूरी है? बिल्कुल ये पढ़ना जरूरी है। हम जानेंगे हर्बर्ट बॉयर के बारे में, क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, एंड स्टैनले कोहेन के बारे में। ठीक है जी। अब इन्हीं लाइंस को मैंने इंडिविजुअल एक एक लाइन को अलग लिखा है, सिंपल भाषा में उसका मतलब समझाया है और उसे फिर आगे डिटेल में भी डिस्कस करा है। सो हर्बर्ट बॉयर, born in 1936, a molecular biologist, a visionary and innovator. Herbert Boyer, a pioneer of modern biotechnology, from humble roots to global impact. अब इस बात का मतलब क्या हुआ? humble roots से लेकर के एक ग्लोबल इम्पैक्ट जो हर्बर्ट बॉयर ने बनाया। 1936 में इनका जन्म हुआ। हर्बर्ट बॉयर was born in 1936 and brought up in a corner of western Pennsylvania. वेस्टर्न पेनिसिल्वेनिया में उनका शुरुआती जीवन जो है बीता। अब उस समय वहां पे क्या होता था, जो ज्यादातर काम लोग करते थे, द रेल रोड्स एंड माइंस वर द डेस्टिनी ऑफ मोस्ट ऑफ द यंग मैन। ज्यादातर जो है सड़कें बनाना, खदानों में काम करना, यही मेन पेशा जो है उस समय रहा। A journey of learning. He completed graduate work at the University of Pittsburgh in 1963, followed by 3 years of postgraduate study at Yale. So 1963 में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में उन्होंने अपनी शिक्षा जो है कंप्लीट करी और उसके बाद 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज येल यूनिवर्सिटी में करी। From a small town with big dreams to the forefront of scientific discovery, Herbert Boyer's journey inspired so many generations. ठीक है जी। तो ओरिजिन कहां से रहा और क्या क्या उनकी शुरुआत की शिक्षा रही, और 1936 में जन्म हुआ, और जिस जगह पे जन्म हुआ वहां पे ज़्यादातर लोगों का काम था या तो सड़कें बनाना, रेलवे में काम करना या खदानों में काम करना, परंतु उनका इंटरेस्ट था कि भाई मुझे कुछ आगे जा कर के एक बेहतरीन चीज़ खोजनी है, कुछ बेहतर करना है समाज के लिए। सो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी, 1963 में कंप्लीट हुई, और 3 साल की पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ येल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी। सो हर्बर्ट बॉयर 1936 में अमेरिका के पश्चिमी पेनिसिल्वेनिया में पैदा हुए। वहां के ज्यादातर लड़के बड़े होकर रेलवे या खदानों में नौकरी किया करते थे। हर्बर्ट बॉयर ने 1963 में पिट्सबर्ग यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए येल यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने 3 साल तक और अध्ययन करा। फिर आ जाती है जी बात 1966 की। In 1966, Boyer took over assistant professorship at the University of California at San Francisco. 1966 में हर्बर्ट बॉयर को कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सैन फ्रांसिस्को में अध्यापक मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। 69 में ही परफॉर्म स्टडीज ऑन अ कपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब यहां पे एनसीईआरटी आपको एक चीज से इंट्रोड्यूस करती है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब एंजाइम शब्द से तो आप फैमिलियर हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स व्हिच स्पीड अप द रेट ऑफ अ बायोकेमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. Activation energy is the energy which is required
टू स्टार्ट अ रिएक्शन। अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे हम इसके बारे में, क्या करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जो आप कह दीजिए शुरुआत में हमें समझ आई इनके बारे में, जो खोज करी हमने, तो समझ लीजिए वहीं से पूरे का पूरा जो है बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र आगे एक नई दिशा में चलने वाला था। इन 1969 ही परफॉर्म्ड स्टडीज, उन्होंने प्रयोग करे ऐसे विशेष एंजाइमों पर, वो शोध कर रहे थे जो डीएनए को निश्चित स्थानों पर काट सकते हैं। अब देखिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, चलिए ये हम जान चुके थे, उसे काटा कैसे जाए। अब काटने के लिए भी किसी खास जगह पे हमें काटना है उसे, तो ये काम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कर सकते हैं। ये एंजाइम ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है। सो 1969 में बॉयर वाज स्टडिंग स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स which are found in the bacterium E. coli, Escherichia coli। इसके बाद एनसीईआरटी कहती है कि बॉयर ने यह देखा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को निश्चित जगहों पर काटते हैं, डीएनए कटने के बाद उसके सिरों पर चिपकने वाले खुले हिस्से बन जाते हैं जिन्हें स्टिकी एंड्स कहा जाता है। देखिए किसी भी चीज को जब आप काटें तो वो कटना इस तरीके से चाहिए कि कटने के बाद वो आसानी से जुड़ भी सके, इसे ऐसे समझ लीजिए। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं ये हम आगे डिटेल में जानेंगे। सो Boyer observed that these enzymes have the capability of cutting DNA strands in a particular fashion which left what has become to be known as sticky ends। एक और नए शब्द से यहां पे एनसीईआरटी आपको इंट्रोड्यूस कराती है कि स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। चलिए, these clipped ends made pasting together pieces of DNA as a precise exercise। मतलब अगर वो स्टिकी एंड्स बने हैं और फिर कटने के बाद हम जोड़ना चाहते हैं किन्हीं दो कटे हुए डीएनए के स्ट्रैंड्स को, तो वो आसानी से जुड़ जाएंगे। इन स्टिकी एंड्स की मदद से डीएनए के विभिन्न टुकड़ों को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी पहेली के मेल खाने वाले टुकड़ों को जोड़ा जाता है। चलिए एक बार रीकैप लेते हैं। तो हर्बर्ट बॉयर जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पर शोध कर रहे थे, उन्होंने पाया कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डीएनए को खास तरीके से काटते हैं ताकि स्टिकी एंड्स बन जाएं। तो इस बात की शुरुआत हुई 1966 में। बॉयर ज्वाइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट सैन फ्रांसिस्को। 1969 studies about restriction enzymes which are found in bacteria E. coli। 1969 studies restriction enzymes of the E. coli bacterium, उससे observation रहा, and those enzymes can cut DNA in a particular fashion producing the sticky ends। so result यहां पे रहा sticky ends which can make the joining of the DNA fragments easier in a convenient way। राइट, हर्बर्ट बॉयर के बारे में उसी जानकारी को मैंने फिर इस स्लाइड के रूप में भी आपके सामने रख दिया है। क्या क्या ब्रेक थ्रूज रहे हैं 1966 में। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया उन्होंने ज्वाइन किया एज एन 1966 में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। 69 में ही वाज परफॉर्मिंग स्टडीज ऑन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑफ द ई कोलाई बैक्टीरियम, और ये उनका ऑब्जर्वेशन जो है खास रहा। ही ऑब्जर्व्ड that these enzymes have the capability of cutting the DNA in a particular fashion which left what has become known as the sticky ends on the strands। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी की आगे की लाइनें क्या हैं, फिर धीरे धीरे आपको चैप्टर के मेन जो फ्रेम पे है वहां पे ले जाऊंगा। This discovery in turn led to a rich and rewarding conversation in Hawaii with another scientist, Stanford scientist named Stanley Cohen। तो बॉयर एंड कोहन का हम जिक्र करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, इनके जिक्र के बिना बायोटेक्नोलॉजी अधूरी है। हर्बर्ट बॉयर के बारे में हमने जाना, तो अब हम जानने जा रहे हैं कि किस तरह से स्टैनली कोहन के साथ उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बातें आगे बढ़ी और फिर एक नई दिशा की तरफ निकल पड़ी बायोटेक्नोलॉजी। इस खोज के कारण बॉयर को हवाई में
आयोजित एक बैठक के दौरान दूसरे वैज्ञानिक यानी स्टैनले कोहन के साथ अपने विचारों पर चर्चा करने का अवसर मिला। कोहन क्या कर रहे थे? कोहन वॉज स्टडिंग अबाउट प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड्स के बारे में आप जानते हैं पहले से, थोड़ा बहुत आपको पता होगा, बैक्टीरिया में आपने पढ़ा होगा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, प्लाज्मिड्स जो हैं, राइट। तो कोहेन जो है वो प्लाज्मिड के ऊपर काम कर रहे थे। दीज आर स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन बैक्टीरिया। सो प्लाज्मिड्स float freely in bacterial cytoplasm. Plasmids can make copies of themselves and they replicate independently of the bacterial chromosomes. ये मैंने प्लाज्मिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं। तो स्टैनले कोहन जो थे वो प्लाज्मिड्स के ऊपर काम कर रहे थे। ही हैड बीन स्टडिंग स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए, कहा एनसीईआरटी ने। दोज रिंगलेट्स आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स and they can float freely in the cytoplasm of certain bacterial cells. They can replicate independently from the coding strand of the DNA. आगे बढ़ते हैं। कोहेन ने ऐसा मेथड डेवलप करा था। He developed a method of removing these plasmids from the cell and then reinserting them in another cell. ठीक है जी। सो कोहेन जो अपनी शोध कर रहे थे, अपनी रिसर्च कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक ऐसा तरीका बना लिया था दैट ही कैन रिमूव द प्लाज्मिड फ्रॉम वन पर्टिकुलर सेल एंड री इंसर्ट द प्लाज्मिड इन अदर सेल्स। सो कोहेन ने क्या डेवलप किया? दो बातें लिखने जा रहा हूं मैं। कोहेन हैड डेवलप्ड अ टेक्निक टू रिमूव प्लाज्मिड्स फ्रॉम बैक्टीरिया एंड इंसर्ट दोज प्लाज्मिड्स इनटू अदर बैक्टीरियल सेल। तो स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बॉयर को अपनी बातचीत के दौरान अपनी जो भी शोध वो कर रहे थे उसे एक दूसरे से डिस्कस करने का मौका मिला। नाउ कंबाइनिंग दिस प्रोसेस विद दैट ऑफ डीएनए स्प्लाइसिंग व्हिच वाज enabled बाय बॉयर एंड कोहन टू recombine segments of DNA in desired configuration and insert the DNA in bacterial cells। अब कहने का मतलब क्या हुआ? By combining what? Boyer's DNA cutting technique। बॉयर ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे काम करा, डीएनए को काटने वाला तरीका उन्हें समझ आ गया था, स्टिकी एंड्स बनते हैं, फिर डीएनए जुड़ सकता है। सो बॉयर्स डीएनए कटिंग टेक्निक, दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंड कोहन्स प्लाज्मिड ट्रांसफर टेक्निक, दोनों वैज्ञानिकों ने अपनी सूझबूझ से अब आगे की दिशा निर्धारित करी। They were able to do what? They were able to join DNA from different sources. They were able to create recombinant DNA, जिसे हम rDNA कहेंगे, and they were able to insert this recombinant DNA into bacteria। तो हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनले कोहन की हवाई में हुई इस मुलाकात के दौरान जो बातचीत हुई, उसी की आगे का जो मैं आपको है एक कह दीजिए इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि स्टैनले कोहन जो थे उनको प्लाज्मिड के बारे में अच्छा ज्ञान था एंड हर्बर्ट बॉयर को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। अब बात ही हो गई, डीएनए काटा जा सकता है, डीएनए जोड़ा जा सकता है, प्लाज्मिड सेल से निकाला जा सकता है, प्लाज्मिड वापस डाला जा सकता है। तो अब यहां से शुरुआत हो जाएगी फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की और उसे पर्टिकुलर सेल्स में डालने की, और फिर किस तरह से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, राइट। आगे एनसीईआरटी कहती है इट कुड देन एक्ट एज मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स। जब आपने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सेल बना लिया तो वो कई तरह के प्रोटीन्स जो है बना सकता है। The bacteria containing recombinant DNA could produce specific proteins in large amounts. In other words, the bacteria became small factories that manufacture useful proteins. So, for example, scientists can insert the human insulin gene into bacteria. The bacteria will produce human insulin which is used to treat diabetes. Ultimate उद्देश्य तो यही है कि भाई बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसान ने अपने रोज़मर्रा के जीवन को और बेहतर बनाना है। एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होगी बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन में होगी, बीमारियों का इलाज करने में होगी। सो दिस ब्रेक थ्रू वॉज द बेसिस अपॉन विच द डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वॉज फाउंडेड। दो वैज्ञानिकों के नाम से इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में एनसीईआरटी आपको बताती है, दैट इज हर्बर्ट बॉयर, स्टैनले कोहन, और इसके अलावा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम नाम की एक टर्म आपके सामने आई, स्टिकी एंड्स आपके सामने आए, प्लाज्मिड्स आपके सामने आए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
So this discovery became the foundation of modern biotechnology. The work of Herbert Boyer and Stanley Cohen started the era of genetic engineering, recombinant DNA technology, production of insulin, modern biotechnology. ठीक है, चलो अब हम आगे आते हैं। ये स्लाइड आपके लिए मैंने बना दी है। यहां पे आप देख पाएंगे हर्बर्ट बॉयर जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, स्टैनले कोहन स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट, जो आपस में हवाई में मिले, उनकी बातचीत हुई, उन्होंने एक दूसरे के काम को डिस्कस करा और फिर किस तरह से चीजें आगे बढ़ी। ठीक है जी, रिकैप ले ले। ओरिजिन, इस पूरी बात का ओरिजिन क्या रहा? मीटिंग इन हवाई, 1972 मीटिंग, बॉयर एंड कोहन, कन्वर्सेशन हुआ। स्टैनले कोहन वो जानते थे कैसे प्लाज्मिड को रिमूव करना है, रीइंसर्ट करना है, और डीएनए स्प्लाइसिंग के बारे में जानते थे कौन? हर्बर्ट बॉयर। दोनों ने अपनी बातचीत करके और फिर चीज़ों को आगे बढ़ाया। रिजल्ट, बायोटेक्नोलॉजी का फाउंडेशन, बैक्टीरिया बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोटीन्स। चलो, मैंने कहा था एनसीईआरटी जब भी किसी यूनिट को शुरू करती है उससे पहले एक इंट्रोडक्शन देती है। जनरली ये इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ाते हैं हम लोग क्लासेस में, बच्चे भी कई बार स्किप कर जाते हैं, बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि सवाल यहाँ से भी उठा लिए जाते हैं। अब हम एक्चुअल चैप्टर पे आते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 जो है वो है जी बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस, जिसमें 3 चीजें आपने पढ़नी है। दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। शुरुआत में ये चीज़ें थोड़ी सी टेक्निकल लग सकती हैं अगर आपका बायोटेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपने ये चीज़ें पहले नहीं पढ़ी हैं, सो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट इत्मीनान रखिएगा। 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, बेशक स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, सेकेंड टाइम पे समझ आ जाएंगी। मैंने बिल्कुल कह दीजिए ना एकदम सिंपलेस्ट लेवल पे कोशिश करी है चीज़ों को समझाने की। ना क्या है बायोटेक्नोलॉजी? तो हम कह सकते हैं कि भाई जहाँ भी कहीं आप बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का मिश्रण कर रहे हैं तो क्या उसे बायोटेक्नोलॉजी कह सकते हैं हम? चलिए देखते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी डील करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, उनसे निकाले जाने वाले एंजाइम्स के साथ, सेलुलर प्रोडक्ट्स के साथ। इट डील्स विद टेक्निक्स ऑफ यूजिंग live organisms, enzymes from organisms या द सेलुलर प्रोडक्ट्स। तो क्या बायोटेक्नोलॉजी एक नई चीज है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हजारों साल पीछे चले जाएं तब भी इंसान बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता आया है। हाँ, ये बात अलग है, तब हमें ये नहीं पता था कि भाई इस चीज को बायोटेक्नोलॉजी कहना है। हमारा तो मकसद था भाई घर में दही जमाना, या फिर हम वाइन बनाते थे, या फिर ब्रेड बनाते थे, तो हमारे लिए तो वही बायोटेक्नोलॉजी था, नाम चाहे हमें नहीं पता था। सो बायोटेक्नोलॉजी में 2 मेन चीज़ें, एक ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी जिसे कन्वेंशनल बायोटेक्नोलॉजी भी कहा जाता है, एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जिसका हम इस चैप्टर में डिटेल में जिक्र करेंगे। सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी इज साइंस ऑफ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स or their products for benefit of humans and the surroundings. That is what is traditional biotechnology. तो चलो, अगर हम आज से हजारों साल पहले की भी बात करें, एक रोड मैप है जो मैंने आपको दिखाया है। अगर हम हजारों साल पहले भी चले जाएं तो इंसान को तब भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में पता था, है ना? आपने इवोल्यूशन में भी पढ़ा होगा आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बारे में, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। सो इंसान सिलेक्टिव ब्रीडिंग कराता आया है जानवरों की, और इवन आप कह दीजिए पेड़ पौधों की भी, अपने फ़ायदे के लिए। हमें इस तरह की गाय भैंसें चाहिए जो ज़्यादा दूध देती हों, है ना, जो हमारे लिए कमर्शियल फ़ायदा है। बिकॉज आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है? इट इज़ डन बाय मैन ऑन अ स्मॉल स्केल and its results are evident in a short duration as compared to natural selection। या फिर आप कह लीजिए ऐसी मुर्गियां हमें चाहिए जो सेहतमंद भी हों और वो जो ज़्यादा संख्या में अंडे भी दें। तो ये जो सिलेक्टिव ब्रीडिंग है, इसका मतलब क्या है? इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्लांट्स एंड लाइव स्टॉक, मवेशी जो है, राइट,
ऐसे जैसे मैंने मुर्गियों की जो एग्जांपल दी है, जो शुरुआत में है वो जंगल फाउल है, जिससे ये गैलस डोमेस्टिकस जो है आम मुर्गी जो आप देखते हैं ज़्यादा अंडे देने वाली। तो इंसान जो है इनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करा के अपनी फ़ायदे के अनुसार जो है वो वैराइटीज़ बनाता रहा है, अभी भी बनाता है। लेकिन इस तरह के ट्रेडिशनल मेथड्स का जो नुकसान होता है वो ये हो जाता है कि केवल आपके फ़ायदे वाले जीन्स ही अगली जनरेशन में नहीं जाएंगे, सिर्फ डिज़ायरेबल जीन्स ही नहीं, उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल जीन्स जो है वो भी आगे आ सकते हैं, या फिर हो सकता है डिजायरेबल जीन आगे जा ही ना रहा हो, है ना। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है इन्हीं समस्याओं का समाधान हमें देती है कि जो एक्चुअल आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, राइट, वो आप निकाल करके और उसे किसी तरह से आगे मैनिपुलेट करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग जो है इट मॉडिफाइज द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म बट इट हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस। तो मैं आपको बता रहा था ये हजारों साल पहले भी होता आया है सिलेक्टिव ब्रीडिंग वाली बात, हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ब्रेड का इस्तेमाल भी हम करते आ रहे हैं, है ना। ब्रेड बनाता है इंसान, आज भी बनाते हैं लोग, घर में भी बनाते हैं। सो दिस इज एन एंशियंट डिपिक्शन ऑफ मेकिंग ब्रेड, तो ये भी तो बायोटेक्नोलॉजी था।